Hello students, welcome to accountancy classes. Today we are going to discuss about trial balance. First of all, we will discuss about its meaning कि trial balance होता क्या है। तो बेटा देखो, ट्रायल बैलेंस जो होता है वो जस्ट एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है सिर्फ अकाउंट्स की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि हमने जो अकाउंट्स मेंटेन किए हैं उनके अंदर कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है, कहीं कुछ हमने गलत तो पोस्ट नहीं कर रखा है। अगर वहां पे कोई गलती रह गई हो तो उसको ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो ट्रायल बैलेंस होता है वो बनाया जाता है अपने ट्रेडिंग अकाउंट से पहले, कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले अपना ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी एंट्रीज को हम लिखते हैं। सॉरी, मैंने सभी को इसमें नहीं लिखा है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए कुछ एंट्रीज को इंक्लूड किया है, कुछ अकाउंट्स को इंक्लूड किया है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनता है ट्रायल बैलेंस। तो फर्स्ट तो हम इसका परफॉर्मा चेक कर लेते हैं। परफॉर्मा जो है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट जो कॉलम है इसका, उसको हम नेम ऑफ अकाउंट्स में डिवाइड करेंगे कि यहाँ हम अकाउंट्स के नेम लिखेंगे, कौन कौन से अकाउंट्स के बैलेंसेस हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। उसके बाद एलएफ का कॉलम होता है। एलएफ का मतलब हो गया लेजर फॉलियो। लेजर फॉलियो के अंदर आपने जो अकाउंट यहाँ पे लिखे हैं वो लेजर में कौन से पेज नंबर पर हैं वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, और फिर दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट अकाउंट के लिए। ठीक है, जिनके बैलेंसेस डेबिट होते हैं उनको डेबिट में लिखा जाता है और जिनके बैलेंस क्रेडिट होते हैं उनको क्रेडिट बैलेंस में लिखा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे आपके पास दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। बेटा ओपनिंग स्टॉक होता है जब आपकी कंपनी का सेशन शुरू हो रहा होता है। जैसे कंपनी अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काम करती है, उसका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। तो 1 अप्रैल को कंपनी के पास प्रीवियस ईयर के स्टॉक जो है वो कितने अवेलेबल हैं उसे हम ओपनिंग स्टॉक में लेते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक सभी ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक आपको जनरली ट्रायल बैलेंस में देखने को नहीं मिलेगा। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि या तो उसे परचेज के साथ एडजस्ट कर दिया गया हो, या फिर हमने जो ट्रायल बैलेंस मेंटेन किया है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद किया हो। ठीक है, कि अगर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हम मेंटेन कर चुके हैं और उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो हम इसमें क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अगर हमारा ट्रायल बैलेंस हम ट्रेडिंग से पहले बना रहे हैं तो यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे। और दूसरी चीज, अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग के बाद एडजस्ट किया जाता है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया उसके बाद हम क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो फिर यहाँ पे उसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ केसेस थे जिसमें क्लोजिंग स्टॉक को लिखा जाता है, अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक इसमें नहीं लिखा जाता। तो फर्स्ट हमने ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस लिखा। अब ओपनिंग स्टॉक जो होता है, स्टॉक कैसा भी हो उसका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, किसी भी चीज का स्टॉक है उसको डेबिट में लिखते हैं, तो यहाँ डेबिट में इसका बैलेंस लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लिया हमने परचेज। बेटा देखो, परचेज जो होता है, परचेज का भी डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, आप लोगों ने जर्नल एंट्री की थी उस टाइम पे किया था ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या जिससे भी आपने लिया है उसका नाम आ जाता था। ठीक है, तो परचेज जो होता है वो एक डेबिट बैलेंस के साथ होता है, इसीलिए परचेज अकाउंट को भी डेबिट में लिखा जाता है, इसका बैलेंस भी डेबिट ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न। देखो रिटर्न हो रहा है, वापसी है, तो जब परचेज का डेबिट बैलेंस होता है तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो यहाँ परचेज रिटर्न जो है उनके बैलेंसेस को क्रेडिट किया जाएगा। ओके, इसी की तरह सेल्स होता है। सेल्स जब परचेज का डेबिट बैलेंस है तो सेल्स का कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ आप ये वाला फॉर्मूला रख के याद रख सकते हो कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेज जो होती है उसमें आपके पास मटेरियल आता है इसीलिए उसको डेबिट करते हैं, सेल्स में मटेरियल आपके पास से जा रहा होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो ये कुछ अपनी तरफ से आप लॉजिक भी लगा सकते हो कि किस तरीके से आपको याद रखना है। तो सेल्स जो है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है इसीलिए क्रेडिट में लिखा जाएगा इसका बैलेंस। उसके बाद सेल्स का रिटर्न जो है वो जस्ट
अपोजिट होगा, सेल्स अगर क्रेडिट बैलेंस में होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस में लिखा जाएगा। नेक्स्ट इज रेंट। बेटा रेंट जो है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो कंपनी रिसीव कर रही है या कंपनी पे कर रही है, लेकिन दोनों ही कंडीशन अलग हो जाती है। अगर कंपनी रिसीव कर रही है तो उस केस में कंपनी के लिए इनकम है, ठीक है, और इनकम क्रेडिट होती है। लेकिन अगर सिर्फ रेंट लिखा हुआ है तो उसे हम एज एन एक्सपेंस ही लेकर चलते हैं कि ये एक कंपनी के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, और उस केस में ये डेबिट माना जाएगा, ठीक है। तो अगर सिंपल रेंट लिखा हुआ है, इसके साथ रिसीव या डेबिट क्रेडिट कुछ बैलेंस नहीं लिखा गया है, तो उसे हम क्या मानेंगे कि इसका डेबिट बैलेंस है और डेबिट में लिखा जाएगा एज एन एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज सैलरीज। सैलरीज जो है वो भी हमारे लिए एज एन एक्सपेंडिचर है कि कंपनी की तरफ से कुछ खर्चा किया जाता है, तो खर्चे जो होते हैं वो डेबिट ही होते हैं, इसीलिए इसका बैलेंस डेबिट होता है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो एन एक्सपेंडिचर फॉर द कंपनी, तो यहाँ भी इसका बैलेंस जो है वो डेबिट ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट कमीशन रिसीव। कमीशन जो है वो रिसीव भी किया जा सकता है, पे भी किया जा सकता है, तो जस्ट हम चेक करेंगे कि उसके साथ लिखा क्या हुआ है। अब यहाँ जैसे हमें लिखा गया है कमीशन रिसीव, तो हमें दिख रहा है कि इनकम है, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा ना होता, जैसे हम रेंट में जज कर रहे थे कि कमीशन के साथ भी रिसीव या क्रेडिट बैलेंस नहीं लिखा गया है, तो उस केस में हम उसे डेबिट मानेंगे कि कंपनी ने कमीशन पे किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्काउंट। क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, देखो बेटा डिस्काउंट को क्रेडिट करना मतलब कंपनी ने डिस्काउंट रिसीव किया, कंपनी के लिए इनकम है, एक फायदा है, ठीक है, और इनकम जो होती है वो क्रेडिट होती है, और वैसे भी इसके साथ तो लिखा गया है कि डिस्काउंट क्रेडिट है, ओके। नेक्स्ट इज फर्नीचर। अब फर्नीचर जो होता है वो कंपनी के लिए एसेट है, और एसेट को डेबिट करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज कैश इन हैंड। कैश इन हैंड जो है वो हमारे लिए डेबिट होता है, क्योंकि कल भी हमने बताया था कि कैश जो होता है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहेगा, आपके पॉकेट में नेगेटिव कैश नहीं हो सकता, इसीलिए इसका क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, ठीक है। तो कैश इन हैंड का बैलेंस भी डेबिट लिखा जाएगा। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस के साथ होता है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग जो है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपने बैंक से अपनी लिमिट से ज्यादा पैसा निकाल लिया है, मतलब आपने बैंक के पास 1000 रुपीज डिपॉजिट करा रखे, लेकिन आपको अथॉरिटी थी, इसीलिए आपने वहां से 1200 रुपीज विड्रॉ कर लिए, तो 200 रुपीज का ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। तो लायबिलिटी होती है, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट कैपिटल। कैपिटल किसी भी फर्म के लिए एज एन लायबिलिटी होती है। देखो बेटा कैपिटल जो होती है वो ऑनर्स की होती है, उस प्रोप्राइटर की होती है, उस पार्टनर की होती है जिसने पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, और कंपनी जो है वो इन्वेस्टर और कंपनी दोनों की आइडेंटिटी को अलग अलग रखती है। अब जो दोनों की आइडेंटिटी अलग है तो उस केस में दोनों की लायबिलिटीज भी अलग है, दोनों की एसेट्स दोनों की अथॉरिटीज जो है वो भी अलग है। तो इस केस में हमारे पास जो ओनर है उसने तो इन्वेस्टमेंट की है कंपनी में, लेकिन कंपनी के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक जिम्मेदारी है, एक लायबिलिटी है, इसीलिए कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ हम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। हाँ, कैपिटल का डेबिट भी बैलेंस हो सकता है, क्योंकि कई बार ऑनर्स क्या करते हैं कि आपने जितना इन्वेस्ट किया हुआ है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप की काफी सारे पार्टनर है, तो उस केस में क्या हो जाता है कि अपनी कैपिटल से ज्यादा भी कोई पार्टनर विड्रॉ कर लेता है, वो रेयर केसेस होते हैं, जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर देखिए पार्टनर सारा पैसा विड्रॉ कर लेगा तो कंपनी किस दम पर चलेगी, लेकिन जब पार्टनर बहुत ज्यादा होते हैं तो कोई पार्टनर ऐसा हो सकता है, किसी किसी पार्टनर को ऐसी छूट मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ हम इसको क्रेडिट लिखेंगे, आपके पास अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स विड्रॉवल होता है, इसीलिए पैसा कंपनी से निकाल लिया जाता है, पैसे को बाहर किया जाता है तो डेबिट हो जाता है। जैसे कैपिटल है, कैपिटल ऑनर ने जब पैसा लगाया तो
कंपनी के लिए लायबिलिटी थी क्रेडिट बैलेंस, और जब उसने विड्रॉ किया, लेके गया, तो वो ड्रॉइंग्स हो गई डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट इज इनपुट एसजीएसटी। बेटा देखो इनपुट एसजीएसटी, एसजीएसटी के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी होता क्या है? ठीक है, विद इन स्टेट लगता है, और जब दो स्टेट्स अलग अलग होती हैं तब आईजीएसटी लगता है। ठीक है, तो यहाँ इनपुट और आउटपुट की बात हो रही है। इनपुट आईजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है? जब हम परचेज कर रहे होते हैं, हमने कोई मटेरियल परचेज किया तो उस परचेज के साथ इनपुट एसजीएसटी, आईजीएसटी या सीजीएसटी लगता है, और जब हम सेल कर रहे होते हैं तो वहां पर आउटपुट होता है। ठीक है, तो इनका जो बैलेंस होता है वो जस्ट सेम होता है। परचेज है तो परचेज का ही बैलेंस लगेगा, मतलब इनपुट के साथ डेबिट बैलेंस और आउटपुट के साथ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ऑल ओवर इन दोनों अकाउंट्स का जो टोटल है वो सेम आना चाहिए। अगर हमारे अकाउंट्स की जो टोटल किया हमने उसमें कहीं भी कुछ भी डिफरेंस आता है तो मीन्स आपने जो लेजर बनाए हुए हैं, जो अकाउंट्स बनाए हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, तो उन मिस्टेक्स को सर्च किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा और उसको ठीक किया जाएगा। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बारे में हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। बाकी डिपेंड करता है आपने अकाउंट कौन कौन से इसमें इंक्लूड किए हैं, तो जिस अकाउंट का जैसा नेचर होता है, जैसा बैलेंस बचा हुआ होता है, वो इसमें लिख दिया जाता है। बट इनका रिजल्ट जो है वो सेम आना चाहिए। दोनों जो हमारे कॉलम है डेबिट और क्रेडिट, दोनों में बैलेंस इक्वल आना चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।